नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। परमाणु समझौते पर ईरान के नरम तेवर, अमेरिका से बातचीत को तैयार तेहरान। जर्मनी में पाक चीफ की किरकिरी, सुरक्षाकर्मी ने गेट पर रोका, वीडियो हुआ वायरल। गाजा में इजरायली हवाई हमले में 9 की मौत, संघर्ष विराम उल्लंघन पर छिड़ी जंग। ओवैसी बोले, वंदे मातरम वफादारी की कसौटी नहीं। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे ओम बिरला, नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अब खबरें विस्तार से। ईरान ने अमेरिका के साथ ठप पड़े परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत की मेज पर आने का संकेत दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाजी ने स्पष्ट किया है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आर्थिक प्रतिबंध हटाने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम के विवादास्पद मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार है। ईरान ने अपने पास मौजूद 60% समर्थित यूरेनियम के भंडार को कम करने का प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे हथियार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। हालांकि इस बातचीत में सबसे बड़ा गतिरोध बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर है। ईरान ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताते हुए इस पर किसी भी तरह की चर्चा से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक कठिन चुनौती करार दिया है। मंगलवार को जिनेवा में होने वाली अगले दौर की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, क्योंकि यह क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का एक असहज कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे आसिफ मुनीर की एंट्री को एंट्री गेट के सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी ने मुनीर के पहचान पत्र के सही ढंग से न दिखने पर आपत्ति जताई और उन्हें अपना बैज सामने की ओर स्पष्ट रूप से दिखाने का निर्देश दिया। हालांकि इस दौरान कोई तीखा संवाद नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया के लिए रोके जाने की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। वहीं सम्मेलन स्थल के बाहर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई है, जब सिंधी राजनीतिक संगठन जय सिंधी मुताहिदा महाज के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुनीर की उपस्थिति का कड़ा विरोध किया। गाजा पट्टी में एक बार फिर खून खराबा तेज हो गया है। मंगलवार को इजरायली रक्षा बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में उत्तरी गाजा के विस्थापित परिवारों ने तंबू शिविर और दक्षिण में खान यूनिस को निशाना बनाया। इस सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्र में पहले से ही नाजुक संघर्ष विराम समझौते पर संकट के बादल और गहरा दिए हैं। इजराइल ने इन हमलों को हमास के आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करार दिया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास ने सुरंगों का इस्तेमाल कर येलो लाइन का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। दूसरी ओर फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि समझौते के बाद ये अब तक इजरायली गोलाबारी में 600 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शांति शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे युद्ध समाप्त करने की वैश्विक कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। एआईएमआईएम के प्रमुख अवैसीउद्दीन अवैसी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए आदेश का कड़ा ऐतराज जताया है। ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम गाना या तो उसे सम्मान देना किसी नागरिक की देशभक्ति और वफादारी का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर भारत को एक धार्मिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय संविधान की शुरुआत हम लोग से होती है, न कि भारत माता की जय जैसे किसी विशेष नारे से। ओवैसी का ये बयान उस सरकारी आदेश के बाद आया है जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान का दर्जा देते हुए उसके सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 17 साल का निर्वासन समाप्त कर लौटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 17 फरवरी को ढाका में होने वाले इस ऐतिहासिक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश मंत्री विक्रम मिस्री को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति का कारण बंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और दिल्ली में होने वाली आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की व्यस्तताओं को बताया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर जीत की बधाई दी है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। भारत द्वारा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजना ढाका की नई सरकार के साथ गहरे और संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाए रखने की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।